अपनी औकात में रहो केशव। मेरे सैंडल साफ करो वरना अभी इसी वक्त धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। नंदनी की यह कड़वी आवाज रायजादा विला के बड़े से हॉल में गूंज उठी। सामने केशव खड़ा था, सिर झुकाए, आंखों में नमी और हाथों में एक पुराना सा कपड़ा। वह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, वह केशव की रोज की जिंदगी थी। नंदनी रायजादा शहर की सबसे मशहूर फैशन डिजाइनर, जिसे अपनी खूबसूरती और दौलत पर इतना घमंड था कि उसे इंसान इंसान नहीं लगते थे। और केशव केशव एक अनाथ था जिसे नंदनी के पिता ने अपनी वसीयत में नंदनी की जिम्मेदारी सौंपी थी। नंदिनी के लिए केशव पति नहीं बल्कि एक ऐसा बोझ था जिसे वह अपने पैरों की धूल समझती थी। नंदिनी अपनी नई डायमंड हिल्स की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाई, सुना नहीं तुमने, मेरी हिल्स पर कीचड़ लगा है, इसे साफ करो और खबरदार जो अपने गंदे हाथ मेरे पैरों को लगाए, सिर्फ सैंडल चमकने चाहिए। केशव ने गहरी सांस ली। उसका मन किया कि आज सब कुछ छोड़ दे, लेकिन नंदिनी के पिता बाबूजी को दिया हुआ वचन उसे रोक लेता था। केशव धीरे से नीचे झुका। उसने कांपते हाथों से नंदिनी के सैंडल साफ करना शुरू किया। हॉल में खड़े नौकर को भी यह दृश्य देखकर अपनी नजरें चुरा रहे थे। पत्नी का स्थान पति के चरणों में नहीं बल्कि दिल में होता है, लेकिन यहाँ तो पति को पत्नी के चरणों की धूल बना दिया गया था। तभी नंदिनी ने जोर से अपना पैर झटका, जिससे केशव का संतुलन बिगड़ा और वह पीछे गिर गया। हटो यहाँ से, तुम तो ठीक से सफाई भी नहीं कर सकते। पता नहीं डैड ने क्या सोचकर मेरी शादी तुम जैसे फटीचर से करा दी। मेरी सहेलियां आ रही हैं आज की टी पार्टी के लिए। अगर तुम हॉल में दिखे भी तो खैर नहीं, जाओ किचन में और सबके लिए स्नैक्स तैयार करो। आज तुम वेटर की यूनिफॉर्म पहनोगे। केशव उठा, अपने कपड़ों पर लगी धूल झाड़ी और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसकी खामोशी में एक तूफान पल रहा था जो शायद नंदिनी को दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शाम को पार्टी शुरू हुई। शहर की अमीर महिलाएं नंदिनी के घर जमा थी। हंसी ठिठोली चल रही थी। नंदिनी अपनी नई पेरिस वाली ड्रेस का दिखावा कर रही थी। तभी केशव ट्रे लेकर वहां आया। उसने वेटर की सफेद यूनिफॉर्म पहनी थी जो उसे बहुत चुभ रही थी, लेकिन उससे ज्यादा चुभ रही थी नंदिनी की बातें। नंदिनी की सहेली सिमरन ने केशव को देखकर मुंह बनाया। अरे नंदिनी, है तो तेरा पति है ना, ये वेटर के कपड़ों में क्या कर रहा है? नंदिनी ने ठहाका लगाया। अरे सिमरन, इसका टैलेंट ही यही है। डैड ने इसे पति बनाकर भेजा था, मैंने इसे इसका असली काम दे दिया। वैसे भी मुफ्त की रोटियां तोड़ने से अच्छा है कि कुछ काम ही कर ले। सारी औरतें जोर जोर से हंसने लगी। केशव का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उसने पानी का गिलास ट्रे पर रखा ही था कि उसका हाथ हल्का सा कांप गया और थोड़ा सा पानी सिमरन की साड़ी के पल्लू पर गिर गया। बस यही, फिर क्या था? कयामत आ गई। सिमरन चिल्लाई, अंधे हो क्या? मेरी 50,000 की साड़ी खराब कर दी। नंदिनी गुस्से में आग बुबूला होकर उठी और सबके सामने केशव के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चटाक! आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमानों को परेशान करने की? तुम इंसान कहलाने लायक नहीं हो केशव। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। तुम्हें तुझे तुम्हारी शक्ल नहीं मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। आज से हमारा रिश्ता खत्म। केशव ने अपने गाल पर हाथ रखा। उसने नंदिनी की आंखों में देखा। आज वहां कोई डर नहीं था, कोई लिहाज नहीं था। नंदिनी, आज तुमने सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया बल्कि अपने पिता के संस्कार भी खो दिए हैं। याद रखना, समय का पहिया जब घूमता है तो रंग को राजा और राजा को रंग बनते देर नहीं लगती। लेक्चर मत दो, दफा हो जाओ। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे के बाहर धक्का दे दिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। केशव के पास न छत थी न पैसा। वह बारिश में भीगता हुआ सड़क पर चलता रहा, अपनी किस्मत और उस घर को पीछे छोड़कर जहां उसने अपने आत्मसम्मान की बलि दी थी। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। 3 साल बीत गए। इस 3 सालों में शहर का नक्शा बदल चुका था और बदली थी नंदिनी रायजादा की किस्मत। फैशन की दुनिया में खादी और हैंडलूम का नया दौर आ गया था। विदेशी ब्रांड्स की मांग घट गई थी और देसी कपड़ों का बोलबाला था। नंदिनी जो हमेशा विदेशी ब्रांड्स की नकल करती थी, उसका बिजनेस पूरी तरह पिट गया। उसके गोदामों में माल सड़ने लगा। बैंक का कर्जा इतना बढ़ गया कि उसका आलीशान विला, उसकी गाड़ियां, सब कुछ नीलाम हो गया। आज वही नंदिनी जो कभी हील्स के नीचे कीचड़ देख भड़क जाती थी, फटी हुई चप्पलों में बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे। उसे पता चला कि शहर में एक नए टेक्सटाइल कंपनी खुली है, धरोहर फैब्रिक्स, जो अनाथ और गरीब महिलाओं को रोजगार देती है। मरता क्या न करता, नंदिनी नौकरी मांगने वहां पहुंच गई। धरोहर फैब्रिक्स का ऑफिस किसी महल से कम नहीं था। रिसेप्शन पर जाकर उसने अपनी पूरी पहचान बताई। मैडम, हमारे मालिक बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि आज वर्कर्स की भर्ती हो रही है। अगर आपको सिलाई कढ़ाई आती है तो आप इंटरव्यू दे सकती हैं। रिसेप्शनिस्ट ने रूखे फन से कहा। नंदिनी ने हामी भरी। उसे एक बड़े हॉल में ले जाया गया। वहां दर्जनों लोग काम कर रहे थे। तभी वहां सन्नाटा छा गया। सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए। सामने से कंपनी का मालिक आ रहा था, कुर्ता पजामा और ऊपर से एक साधारण सा शॉल ओढ़े। वह शख्स धीरे धीरे चल रहा था। उसके चेहरे पर एक तेज
तेज था, एक शांति थी। नंदिनी ने जैसे ही उसे देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं केशव था, वही केशव जिसे उसने धक्के मारकर निकाला था। नंदिनी खुद को छिपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन केशव की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। केशव रुका नहीं, बस अपनी केबिन की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद एक चपरासी नंदिनी के पास आया। आपको बड़े साहब ने अंदर बुलाया है। नंदिनी के पैर कांप रहे थे। वह डरते डरते केशव के केबिन में घुसी। केशव अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठा फाइलों में व्यस्त था। बैठिए, केशव ने बिना ऊपर देखे कहा। नंदिनी की आंखों में आंसू बहने लगे। केशव, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज मैं सड़क पर आ गई हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा। केशव ने पेन नीचे रखा और नंदिनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बस एक अजीब सी करुणा थी। नंदिनी, वक्त बहुत बलवान होता है। जब मैं तुम्हारे घर में था तुमने मुझे वेटर बनाया, आज तुम मेरे ऑफिस में नौकरी मांगने आई हो। मैं चाहूँ तो वही कर सकता हूँ जो तुमने मेरे साथ किया। तुम्हें धक्के मार कर निकाल सकता हूँ, तुम्हारी बेइज्जती कर सकता हूँ। नंदिनी से सख्ती रही। मैं जानती हूँ केशव, मैं इसी लायक हूँ। केशव अपनी कुर्सी से उठा और पानी का गिलास भरकर नंदिनी के सामने रखा। पियो इसे, घबराओ मत, मैं नंदिनी राय ज्यादा नहीं हूँ, मैं केशव हूँ। मुझे पता है कि भूख और बेइज्जती का दर्द क्या होता है। तुम्हें यहाँ नौकरी मिलेगी, लेकिन फैशन डिजाइनर की नहीं। नंदिनी ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। तुम्हें हमारे गोदाम में धागे छाटने का काम करना होगा। तनख्वाह उतनी ही मिलेगी इतनी बाकी मजदूरों को मिलती है। और हाँ, यहाँ कोई भी तुम्हें मैडम नहीं कहेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? नंदिनी के पास कोई चारा नहीं था, और शायद उसके अंदर का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। मुझे मंजूर है केशव, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। कहानी का सबसे भावुक मोड़ अभी बाकी है दोस्तों। अगर आपको केशव का बड़प्पन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगले 6 महीने नंदिनी के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। उसके कोमल हाथों में छाले पड़ गए। वह दिन भर धूल और धागों के बीच काम करती। दोपहर को बाकी मजदूरों के साथ जमीन पर बैठकर रूखी सूखी रोटी खाती। उसे याद आता कि कैसे वह खाने की थालियां फेंक दिया करती थी। हर निवाला उसके गले से मुश्किल से उतरता। एक दिन ऑफिस में बहुत बड़ा उत्सव था। धरोहर फैब्रिक्स को सरकार की तरफ से बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिलने वाला था। शहर के बड़े बड़े मंत्री और बिजनेसमैन आए हुए थे। वहीं सिमरन, जो कभी नंदिनी की दोस्त थी, अब किसी और अमीर पति के साथ वहां मौजूद थी। नंदिनी को मेहमानों को पानी पिलाने का काम दिया गया था। वह सिर झुकाकर ट्रे लेकर घूम रही थी। अचानक सिमरन की नज़र उस पर पड़ी। ओ माय गॉड नंदिनी, तुम यहाँ, और यह क्या हाल बना रखा है? सिमरन ने जोर से हंसते हुए सबका ध्यान खींचा। देखो सब लोग, यह है नंदिनी रायजादा, जो कभी हमें अपने घर से निकाल देती थी, आज वेटर बनी घूम रही है। वही अपमान, वही हंसी, इतिहास खुद को दोहरा रहा था, बस पात्र बदल गए थे। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। वह ट्रे पकड़कर कांपने लगी। उसे लगा कि आज फिर से उसे कोई थप्पड़ मारेगा। तभी माइक पर एक भारी आवाज गूंजी। खामोश। केशव स्टेज पर खड़ा था। उसने सिमरन की तरफ उंगली दिखाई। सिमरन जी, मेरे ऑफिस में किसी भी कर्मचारी का अपमान करने का हक आपको नहीं है। नंदिनी जी मेरी अपनी कंपनी की कर्मचारी है और यहाँ हर काम की इज्जत होती है। और रही बात वेटर बनने की, तो याद दिला दूं, 3 साल पहले आप ही के सामने इसी औरत ने मुझे वेटर बनाया था। आज वक्त ने इसे यहाँ खड़ा किया है, लेकिन फर्क यह है कि मैंने इसे घर से नहीं निकाला, मैंने इसे अपनी मेहनत की रोटी कमाने का मौका दिया है। केशव स्टेज से नीचे उतरा और भीड़ को चीरता हुआ नंदिनी के पास आया। उसने नंदिनी के हाथ से ट्रे ले ली और पास खड़े एक वेटर को पकड़ा दी। नंदिनी, पिछले 6 महीनों से मैंने तुम्हें हर दिन काम करते देखा है। तुम्हारे अंदर का घमंड मर चुका है, तुम बदल गई हो, और धरोहर को सिर्फ कपड़ों की ही नहीं, अच्छे इंसानों की भी जरूरत है। केशव ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। यह तुम्हारे पुराने विला के कागज है, मैंने नीलामी में उसे खरीद लिया था। यह घर अब तुम्हारा है, लेकिन एक शर्त पर। वहां तुम मालकिन बनकर नहीं, बल्कि उस घर की देखभाल करने वाली एक जिम्मेदार इंसान बनकर रहोगी। क्या तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हो? नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। वह केशव के पैरों में गिर पड़ी। केशव, तुमने मुझे घर वापस दे दिया, लेकिन मुझे घर नहीं चाहिए। मुझे वो जगह चाहिए जो मैंने 3 साल पहले खो दी थी। मुझे तुम्हारे चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो। मैं पत्नी नहीं, तुम्हारी दासी बनकर रहने को तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो। केशव ने झुककर उसे कंधों से पकड़कर उठाया। रिश्ते चरणों में नहीं, बराबरी में होते हैं नंदिनी। जिस दिन तुम खुद को और दूसरों को बराबर समझने लगोगी, उस दिन तुम्हें तुम्हारा स्थान मिल जाएगा। चलो घर चलते हैं। हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सिमरन और बाकी घमंडी लोग शर्म से पानी पानी हो गए। नंदिनी ने आज सिर्फ अपना घर ही वापस नहीं पाया था, बल्कि अपनी खोई हुई आत्मा भी पा ली थी। उसने सीख लिया था कि पैसा और रुतबा आज है कल नहीं, लेकिन इंसान का व्यवहार और उसका कर्ज ही उसकी असली दौलत है। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपने अच्छे वक्त और धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। समय बड़ा बलवान होता है, और आज फर्श पर है वो कल फर्श पर आ सकता है। अपने जीवन साथी का हमेशा सम्मान करें, क्योंकि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तो वही एक इंसान आपके साथ खड़ा होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, और अपने परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।